एक वक्त था जब बंगाल इतना अमीर था कि दुनिया का 12% जीडीपी अकेले यहां से आता था। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा बंगाल की मलमल पहनती थी। सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू ने सिंगापुर को कोलकाता देखकर बनाया था। आज पूरे भारत के 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख अकेले बंगाल में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28 राज्यों में से बंगाल 27वें नंबर पर है। चाइल्ड मैरिज में देश में दूसरे नंबर पर। और इसी राज्य की मुख्यमंत्री टीवी पर खड़े होकर बोलती हैं, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। सोचिए, जिस बंगाल ने भारत को पहली महिला डॉक्टर दी, पहली महिला पायलट दी, सुभाष चंद्र बोस दिए, टैगोर दिए, आज वही बंगाल एसएससी घोटाला, संदेश खाली और आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज जैसे नामों से जाना जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एशिया का सबसे चमकता राज्य आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में आ गया? कौन है इसका असली गुनहगार? सीपीआईएम के 34 साल या ममता बनर्जी के 14 साल, या दोनों मिलकर एक ही खेल खेलते रहे और बंगाल पिटता रहा? आज की इस वीडियो में आप वो सच देखेंगे जो शायद किसी न्यूज चैनल ने आपको कभी नहीं दिखाया। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा खुलासा आने वाला है जो आपकी रूह कंपा देगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने ममता बनर्जी का असली चेहरा सत्ता में आने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही दुनिया के सामने ला दिया था। साल 2012। जाधवपुर विश्वविद्यालय के 60 साल के एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा। इनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि उन्होंने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर कर दिया। बस एक कार्टून, ना कोई गाली, ना कोई धमकी, ना कोई हिंसा। लेकिन क्या आपको पता है आगे क्या हुआ? ममता बनर्जी ने इस 60 साल के प्रोफेसर को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया, बल्कि लाइव टीवी पर खड़े होकर उन्हें माओवादी तक कह दिया। जब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए, दीदी आप तो हमारे साथ थीं, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती थीं, आप तो सीपीआईएम के गुंडों को हटाने वाली थीं, यह क्या हो रहा है? तो ममता बनर्जी ने उन स्टूडेंट्स को भी सीपीआईएम का एजेंट बता दिया। और इस एक कार्टून को लेकर वो इतनी संवेदनशील थीं कि बंगाल का जो भी पत्रकार इस केस पर सवाल पूछता, अगले ही दिन जेल। अब रुकिए और सोचिए, यह वही ममता बनर्जी थीं जिन्होंने 34 साल के वामपंथी शासन को इसीलिए उखाड़ फेंका था क्योंकि वो सवाल नहीं सुनते थे। और जैसे ही खुद की कुर्सी आई, वो भी सवाल नहीं सह सकी। लेकिन ममता बनर्जी की कहानी सिर्फ ममता की कहानी नहीं है। यह कहानी बंगाल के उस पूरे पतन की है जो 60 साल पहले शुरू हुआ था। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस बंगाल में जो इतना शानदार था कि उसे जानने के बाद आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लग जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि बंगाल आज भी वापसी कर सकता है? अब बात करते हैं उस बंगाल की जिसकी कहानी सुनकर आपको गर्व होगा और दुख भी। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों पर बसा यह राज्य व्यापार, हथकरघा और वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता था। क्या आप जानते हैं, उस वक्त एशिया से एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल में पैदा होता था। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद के रेशम की चर्चा मार्को पोलो से लेकर हर यूरोपीय यात्री ने की। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बेनियर ने अपनी डायरी में लिखा था, 17वीं सदी का बंगाल मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध है। और मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन की रिसर्च के अनुसार उस वक्त अकेले बंगाल का ग्लोबल जीडीपी में 12% हिस्सा था। 12%। आज पूरे भारत का जीडीपी में हिस्सा करीब 3 से 4% है। बंगाल की मलमल मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियों तक पहनती थी। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने खुद उनके डिजाइन कॉपी करके अपनी रॉयल नेवी खड़ी की। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, बंगाल ज्ञान और सुधार का भी केंद्र था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, पूरे एशिया का पहला आधुनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 1857 में कोलकाता यूनिवर्सिटी, एशिया की अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी। इसी ने भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी, पहला डॉक्टरेट दिया।
सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन में जो बोसोन शब्द है वो इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। जरा सोचिए, बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह होने लगे थे, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक यही रिफॉर्म्स पहुंचने में 100 साल लग गए। बंगाल हमसे 100 साल आगे चल रहा था। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए, मार्कोनी से 2 साल पहले। हाँ, जिस मार्कोनी को रेडियो का जनक कहा जाता है, उससे पहले एक बंगाली ने यह कर दिखाया था। और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने 1920 में पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे मुश्किल ICS एग्जाम में 4थी रैंक हासिल की। सिर्फ 4 अंग्रेज उनसे ऊपर थे। फिर भी उन्होंने वो प्रेस्टिजियस नौकरी भारत की आजादी के लिए ठुकरा दी। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। टाटा स्टील, बाटा, ITC, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। IIT खड़गपुर, भारत का सबसे पहला IIT 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल नेशनल GDP में 10.5% कंट्रीब्यूट करता था, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर। उस वक्त बंगाल को आदर्श मॉडल कहा जाता था। तो अब सवाल यह है, एक राज्य जो इतना ऊपर था, इतना नीचे कैसे गिर गया? कौन था वो जिसने इस सोने की चिड़िया के पंख काट दिए? जवाब आ रहा है, लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा सुनकर आपको यकीन। साल था 1967। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे, जनता सड़कों पर, भ्रष्टाचार के आरोप, रिफ्यूजी क्राइसिस अलग से जल रही थी। इसी आग में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हार गई। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन सरकार बनी, लेकिन 9 महीने में गिर गई और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कंपाने वाला था। 1968 में मशहूर एक्टर अशोक कुमार, दादा मुनि, अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। 500 लोगों से भरा वेन्यू, और अचानक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता घुस गए। लोगों को मारा पीटा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं, और ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट अगेंस्ट द बुर्जुआजी, यानी यह तो क्रांति है। इसी दौर में बिरला ग्रुप के मालिक आदित्य बिरला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वो करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने उसी दिन फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और जिंदगी में फिर कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब आप ही बताइए, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसी जगह रहना चाहेगा जहां उसकी इज्जत ही सुरक्षित नहीं? 1977 में CPIM पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ। CPIM की ट्रेड यूनियन CITU ने पूरे बंगाल में एक ऐसी कल्चर बना दी जहां हर छोटी छोटी बात पर स्ट्राइक हो जाती थी। फैक्ट्री ऑनर्स को घेरा जाता था, फिजिकल वायलेंस आम बात थी। 1980 में बंगाल में एवरेज हर साल 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होती थीं। हिंदुस्तान मोटर्स धीरे धीरे बंद हुई। बाटा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दी। बर्न स्टैंडर्ड जैसी मेजर इंजीनियरिंग कंपनियां एक एक करके बंद होती गईं और कम्युनिस्टों ने यह सब गर्व के साथ किया। उनका नारा क्या था? कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो जॉब्स जाएंगी, इसलिए बंगाल में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। 1980 में जब पूरा भारत IT रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था, बंगाल में कम्युनिस्ट बैंकों में कंप्यूटर लगाने से मना कर रहे थे। और यहां सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, क्या आपको पता है कि IT हब बेंगलुरु बनने से पहले वो ऑफर सबसे पहले बंगाल को मिला था, लेकिन उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आज सोचिए,
अगर वो ऑफर बंगाल ने एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस के बड़े कैंपस कोलकाता में होते। लाखों बंगाली बच्चों को अपने ही शहर में नौकरी मिल रही होती। पर एक पूरी जनरेशन का भविष्य सिर्फ एक आइडियोलॉजी के चक्कर में बर्बाद कर दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी आनी बाकी है। कम्युनिस्टों ने बंगाल में एक कैडर सिस्टम बनाया। हर गांव, हर पंचायत, हर राशन शॉप, सब सीपीआईएम के लोकल गुंडों के कब्जे में। असहमति को हिंसा से कुचला जाता था। और यहां वो आंकड़ा है जो जानकर आप हिल जाएंगे। 1977 से 2011 के बीच यानी 34 सालों में बंगाल में 28,000 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर हुए। 28,000। यह आंकड़ा पंजाब के टेररिज्म और कश्मीर की मिलिटेंसी से भी ज्यादा है। लेकिन क्या नेशनल मीडिया ने कभी इस पर बात की? नहीं। एजुकेशन का भी सत्यानाश हुआ। कोलकाता यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, हर जगह पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थीं। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के पक्ष में रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ते थे। ब्रिलियंट बंगाली प्रोफेसर्स धीरे धीरे दिल्ली, जेएनयू और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में माइग्रेट हो गए। 1960 में बंगाल की लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से ज्यादा थी। 2011 आते आते बंगाल लिटरेसी में महाराष्ट्र से पीछे हो गया। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 10.5% से गिरकर 6.5% पर आ गया। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे। इंडस्ट्रीज का श्मशान बन चुका था। 34 साल बाद बंगाली थक चुके थे, टूट चुके थे, बदलाव के लिए बेताब थे। और तभी एक महिला चप्पल पहने, सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतरी। उसने कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ने का वादा किया, गरीबों की दीदी बनने का वादा किया, सोनार बांग्ला बनाने का वादा किया। उस महिला का नाम था ममता बनर्जी। 1990 की बात है। हाजरा जंक्शन पर सीपीआईएम के एक कार्यकर्ता ने ममता के सिर पर इतनी जोर से लाठी मारी कि वो खून से लथपथ हो गईं। पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में रहीं, तब भी वो नहीं टूटी। जब पुलिस ने उन्हें बाल खींचते हुए जीप में बिठाया और राइटर्स बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, उस वक्त वो खुद नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थीं। एक केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा बर्ताव, तब उन्होंने एक शपथ ली जो आज भी याद की जाती है, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में कदम नहीं रखूंगी। और बंगाल के थके हुए, पिटे हुए, टूटे हुए लोगों ने पहली बार सोचा, शायद यही वो इंसान है जो हमें इस दलदल से निकाल। 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उनका तर्क था, कांग्रेस सीपीआईएम की साइलेंट पार्टनर है, पर्दे के पीछे दोनों समझौते करते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। वाजपेयी की एनडीए सरकार में रेलवे मंत्री बनी, छोड़ा, वापस गईं, फिर छोड़ा। यह उनका अपना अंदाज था जो किसी को कभी समझ नहीं आया, लेकिन जिसने यह जरूर साबित किया कि वो किसी की जागीर नहीं है। फिर 2006 में वो मोड़ आया जिसने ममता को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। सीपीआईएम सरकार ने रतन टाटा को सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के लिए जमीन दी। हजारों किसानों को बिना ठीक से बात किए, बिना उचित मुआवजा दिए जबरदस्ती उजाड़ा गया। जब किसान उठे, ममता उनके साथ खड़ी हो गई। 21 दिन का अनशन किया, फिर धारा 144 में खींचकर बाहर निकाला गया। और नंदीग्राम में जो हुआ वो लिखने लायक नहीं है। सीपीआईएम की पुलिस और पार्टी कैडर ने मिलकर गोलियां चलाईं। महिलाओं के साथ क्या हुआ आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 14 लोग मारे गए। दोनों जगह ममता मैदान में थीं और उनका वो अनशन, वो खींचातानी, वो संघर्ष देखकर रतन टाटा ने अपना सपना सिंगूर से उठाया और गुजरात ले गए, जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें 24 घंटे में जमीन दे दी। 2011 में वो हुआ जो बंगाल ने 34 साल में नहीं देखा था। सीपीआईएम की सत्ता खत्म, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। पूरा बंगाल इस यकीन में था, अब सब बदलेगा, अब असली तब्दीली आएगी। अब वो राज्य जो कभी पूरे भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सीपीआईएम का जो कैडर था, जो 34 साल से गांव-गांव में पार्टी का झंडा उठाते थे, कट मनी वसूलते थे, बूथ पर वायलेंस करते थे, वही लोग टीएमसी में आ गए, क्योंकि उन्हें पता था पावर किसके पास है और पावर के साथ रहना ही उनकी जिंदगी का तरीका था।
और ममता को भी पता था कि सीपीआईएम के ट्रेंड कैडर को बीट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उन्हें अपने में मिला लो। नतीजा, वही बूथ अध्यक्ष, वही जोन सेक्रेटरी, वही लोकल गुंडा, बस अब लाल झंडे की जगह टीएमसी का झंडा। और सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे सीपीआईएम के जमाने में। पीएम आवास योजना का पैसा आता, पार्टी के लोकल कार्यकर्ता का हिस्सा। एमएनआरईजीए में मजदूर दिन भर काम करे, मजदूरी से तय कटौती। कोई मर जाए, अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपये मिले, उसमें से भी हिस्सा बूथ अध्यक्ष का। और अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के उसी लड़के से बालू, सीमेंट, ईंटें खरीदनी पड़ती जो उस इलाके का सिंडिकेट चलाता था, क्योंकि कहीं और से खरीदने का मतलब था अगले दिन घर की नींव खुद जानी। और फिर एक के बाद एक ऐसे स्कैंडल्स आए जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। शारदा पोंजी स्कैम में 17 लाख आम लोगों का पैसा डूबा, 200 से ज्यादा लोगों ने जान दे दी। और स्कीम के मालिक सुदीप्त सेन ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की पेंटिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए थे। एक अजीब कोइंसिडेंस जिसे कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के 11 बड़े नेता कैमरे पर कैश लेते हुए पकड़े गए, मंत्री भी, सांसद भी। एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम देश के सबसे बड़े सरकारी नौकरी घोटालों में से एक। ओएमआर शीट से छेड़छाड़, बिना मेरिट के हजारों नौकरियां। टीएमसी के सीनियर लीडर पार्थ चटर्जी गिरफ्तार, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की रेड में 50 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना। हाई कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां एक झटके में रद्द कर दी। और इन सब के जवाब में ममता बनर्जी का एक ही रटा रटाया जवाब, यह सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन सबसे दर्दनाक वो था जो महिलाओं के साथ हुआ। संदेश खाली, नॉर्थ 24 परगना। टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुर्गे सालों से स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनके साथ जो करते थे वो सुनकर रूह कांप जाती है। और जब यह सब बाहर आने लगा तो शाहजहां 55 दिन तक फरार रहा। और बंगाल पुलिस, जो खुद ममता बनर्जी के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, उसे ढूंढ नहीं पाई। 55 दिन तक एक राज्य की पुलिस अपने ही राज्य में एक आरोपी को नहीं ढूंढ पाई। क्या आप यकीन कर सकते हैं? और फिर आया आरजी कर मेडिकल कॉलेज का वो केस जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आराम करने लेटी थी। उसके साथ जो हुआ वो इतना भयानक था कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पेरेंट्स को बताया, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। बॉडी तक ठीक से देखने नहीं दी। क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई ताकि एविडेंस मिट जाए। और ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला हैं, जो खुद 3 डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, उनका जो बयान आया वो था, लड़कियों को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इस बयान पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप खुद सोचिए, एक ऐसी नेता जिसने अपनी पूरी राजनीति महिला सशक्तिकरण के नाम पर खड़ी की, जिसने खुद लाठियां खाईं, जो खुद सीएम बनी, वो यह कह रही थी। इसके बाद पहली बार बंगाल की सड़कें ममता के खिलाफ भर गईं। डॉक्टर्स ने काम बंद किया, स्टूडेंट्स उतरे, आम लोग उतरे। और ममता ने जो किया वो और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने खुद जस्टिस की मांग लेकर रैली निकाली। वो ममता जो सीएम हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद अपनी ही सरकार से जस्टिस मांगने सड़क पर निकल पड़ी। लोगों को समझ नहीं आया इस पर हंसें या रोएं। अब एक बात माननी पड़ेगी, ममता बनर्जी ने कुछ काम सच में किए जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन स्कीम्स से गरीबी खत्म हो रही है या सिर्फ मैनेज हो रही है? बंगाल का पढ़ा लिखा युवा डिग्री लेकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की तरफ भाग रहा है क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। और यही कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। ममता बनर्जी आज ठीक वही बन चुकी हैं जिनसे लड़ने के लिए वो कभी मैदान में उतरी थीं। वही कैडर पॉलिटिक्स, वही कटमनी, वही सिंडिकेट राज, वही सवाल पूछने वालों को जेल। बस झंडे का रंग बदला है, लाल से हरा हो गया है, बाकी सब वैसा ही है।